बादल जी, जरा इधर आइए, देखिए ये आई शेडो मुझ पर कैसा लग रहा है। बादल कव्वा रसोई में बैठा बिजली कव्वी के लिए भोजन बना रहा था। वो भोजन लेकर बिजली कव्वी के पास आता है। पत्नी जी, आप तो कोयले की कान में हीरा लग रही हो। ये लो भोजन, मैंने आपके लिए बहुत प्यार से बनाया है, जरा चख कर बताएं। बादल, छोड़ो इस भोजन को, आज मेरी बचपन की सबसे प्यारी सहेली चमकीली आ रही है। पता है, वो शहर के जंगल से आ रही है, बहुत मॉडर्न है। और हाँ, मेरी सहेली के सामने अपना हुलिया ठीक कर लेना, जाकर नदी से नहा कर आओ, नहीं तो चमकीली कहेगी कि मैंने किस भिखारी से शादी कर ली है। बिजली, वो तो एक कौवी है, मैंने सुना है शहर के सारे कौवे कचरे में ही पलते हैं। बादल जी, यही तो मुश्किल है, आपको मॉडर्न लाइफ का नहीं पता। उसके पास अपना पर्सनल डिजाइनर है और वो सिर्फ मिनरल वाटर पीती है। अब जाओ, तोते के आम के बाग से 2-4 आम चुरा कर ले आओ, तब तक मैं जाकर उस गंदी आंखों वाले की खबर लेती हूँ। फिर बादल कव्वा वहाँ से चला जाता है और बिजली कव्वी गुस्से में पड़ोस में रहने वाले कबूतर के पास जाती है। ओए कबूतर, निकल बाहर। क्या हुआ बिजली, क्यों इतनी सुबह सुबह शोर मचा रही हो? हवा से तेरे पेड़ का सारा कचरा मेरे पेड़ के नीचे आता है, चल जा, जाकर उसे साफ कर, मेरी सहेली आ रही है आज। बिजली, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने थोड़ी ना फेंका है तुम्हारे पेड़ के नीचे। अच्छा, गंदी आंखों वाले, जरा रुक, मैं बुलाती हूँ अपनी चील चाची को, वही तुझसे पूछेगी। चील का नाम सुनकर कबूतर डर जाता है। वो झाड़ू उठाता है और बिजली कव्वी के पेड़ के नीचे सफाई करने लगता है। लगता है तोता पार्क में नहीं है, मैं जल्दी से आम चुरा कर भाग जाता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा 2-4 आम चुराता है और वहाँ से भाग जाता है। बिजली, अब मुझे कोई और काम ना कहना, मेरे पंखों में बहुत दर्द है, मैं आराम करना चाहता हूँ। बादल कव्वी ने इतना कहा ही था कि चमकीली कव्वी बन संवर कर अपना बैग लिए वहाँ आ जाती है। बादल कव्वा तो चमकीली को देखता ही रह जाता है। ओह माय गॉड, बिजली डार्लिंग, तुम कितनी बदल गई हो, और ये तुम्हारा घर कितना पुराना लग रहा है। हाँ हाँ चमकीली, बस मैं जंगल का सबसे सुंदर घर बनवा रही हूँ, तुम आराम से बैठो, तुम्हें यहाँ कोई कमी नहीं होगी। बिजली, ये कौन है? चमकीली, ये मेरा पति है, थोड़ा बुढ़ा है लेकिन बहुत प्यार करता है मुझसे। चमकीली जी, आप बहुत सुंदर हैं, ऐसे लगता है इस घर में 14वीं का चांद नहीं बल्कि पूरा सूरज निकल आया हो। ये लीजिए मीठे आम, ये मैं आपके लिए अभी बाग से ताजा ताजा तोड़ कर लाया हूँ। अगर आप कहें तो आपके लिए ऊंचे पेड़ से शहद का छत्ता भी ला सकता हूँ। बिजली कभी पास खड़ी ये बातें सुनकर हैरान थी। बादल, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पंखों में दर्द है, अब ये तुम शहद के छत्ते तक कैसे पहुंच जाओगे? वो बिजली, अब मेरे पंखों का दर्द दूर हो गया है, लग रहा है जैसे मेरे परों में जान आ गई हो। शाम को बिजली कभी रसोई में भोजन बना रही थी, तभी बादल कव्वा चमकीली को लेकर बाहर चला जाता है। वो तो चमकीली के दिल में जगह बनाना चाहता था। चमकीली जी, ये लीजिए सुंदर गुलाब, बिल्कुल आपकी तरह है। अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरी पत्नी मुझ पर कितना अत्याचार करती है। वो मेरी फीलिंग को नहीं समझती और सारा दिन काय काय करती है और मुझे घर का नौकर बना कर रखती है। अगर आप जैसी सुंदर कवि मेरी जिंदगी में होती तो मैं इस जंगल का बादशाह होता। बादल जी, सच कहूँ तो तुम्हें पहली नजर में देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। बहुत हैंडसम हो और तुम्हारा ये काला रंग बहुत सुंदर लगता है। परंतु बादल जी, बिजली का क्या होगा? वो तो मेरी सहेली है। चमकीली जी, उस काली डाइन को थोड़ी ना पता चलेगा, वो तो सारा दिन मेकअप करने में ही लगी रहती है। वही पेड़ के पीछे कोमल चिड़िया और तोता उन दोनों की बातें सुन रहे थे। चिड़िया बहन, चलो हमें बिजली को बताना होगा कि बादल उसकी सहेली के साथ चक्कर चला रहा है। हाँ हाँ तोते भैया, लेकिन बिजली हम पर ऐसे विश्वास नहीं करेगी, हमें इन दोनों को रंगे परों पकड़वाना होगा। अगली सुबह बादल कव्वा चमकीली को सुबह सुबह ही आमों के बाग में ले जाता है। बिजली कव्वी की जब आँख खुलती है तो दोनों को ना देखकर हैरान होती है।
बादल और चमकीली कहाँ चले गए? ऐसा कहते हुए बिजली कभी अपने घर से बाहर निकलती है और वो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, चिड़िया बहन, क्या तुमने बादल और चमकीली को देखा है कहीं? बिजली ने इतना कहा ही था कि पीछे से तोता उड़ता हुआ वहाँ आता है। हाँ, मैंने देखा है, वो दोनों आम के बाग में है। बिजली बहन, मैं भी आपको कब से बताना चाह रही थी कि मुझे वो कभी ठीक नहीं लगती। वो कभी तो आपके पति पर डोरे डाल रही है। अगर आप अपना घर बचाना चाहती हैं तो उसे यहाँ से निकाल दें। चिड़िया बहन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी सहेली ऐसी नहीं है। तो ठीक है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, चलो मेरे साथ। ऐसा कहते हुए तोता उन दोनों को आम के बाग में ले जाता है। बादल कौवा चमकीली का पंख पकड़े बैठा था। चमकीली जी, आपके पंख कितने नरमो मुलायम है। पर पंख मैंने कभी किसी कौवी के नहीं देखे। एक मेरी वो पत्नी है जो डाइन जैसी है, उसके पंख ऐसे हैं जैसे किसी पत्थर को छू लिया हो। बादल जी, ये सब छोड़े, बताइए ना, आप मुझसे शादी कब करेंगे? जल्दी से शादी कर लेते हैं और फिर हम दोनों शहर वाले जंगल की तरफ चले जाएंगे। हाँ हाँ चमकीली, मैं भी इसी इंतजार में हूँ, आज ही हम शादी करेंगे। पीछे से बिजली कभी एक बड़ा डंडा लेकर आ जाती है। मैं कराती हूँ तुम्हें शादी। चमकीली, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे ही पति पर डोरे डाल रही है। नहीं नहीं बिजली, मेरी बात सुनो, ये बादल ही मेरे पीछे पड़ा था। बादल कौवा तो बिजली को देखकर डर जाता है। अगर मैं तुझे कोई काम कहती हूँ तो तेरे पंखों में दर्द होता है, और आज सुबह सुबह यहाँ चला आया। अब मैं तुम दोनों को मजा चखाती हूँ। चमकीली कभी तो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन बादल कौवा पकड़ा जाता है। आज मैं तुझे ऐसा मजा चखाऊंगी कि तू काई काई करना भूल जाएगा। बिजली कभी अपनी चोंच से बादल कौवे को मारने लगती है। छोड़ दो बिजली, मैं वादा करता हूँ आज के बाद किसी भी कौवी को नहीं देखूंगा। बचाओ मुझे, तोते यार, मुझे बचाओ। बादल, अब हम तुम्हें क्यों बचाएं? तुम्हें तो ये पहले ही सोचना चाहिए था। अगर दो नाव में सवार होगे तो ये सब भुगतना ही पड़ेगा। चमकीली कभी तो अपने शहर वाले जंगल में लौट जाती है, लेकिन बादल कौवा हमेशा के लिए बिजली का गुलाम बन जाता है। दोस्तों, इसलिए तो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं बल्कि सबसे बेहतर होती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। माँ, क्या अभी तक पापा नहीं आए? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या आज फिर हमें भूखा सोना पड़ेगा? हाँ माँ, भैया ठीक कह रहा है, मुझे भी नींद नहीं आ रही। ऐसे लग रहा है जैसे मेरे अंदर कुछ टूट रहा है। क्या आज पापा हमारे लिए मीठा फल लाएंगे? मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा सब्र करो, बस तुम्हारे पापा जंगल के उस पार गए हैं, जहाँ ढेर सारे मीठे मीठे फल हैं। वो जरूर कुछ न कुछ लेकर आएंगे। बस अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम एक बहुत बड़े मीठे फल के पेड़ के ऊपर बैठे हो। अरे ओ कोमल, बंद कर, ये झूठी तसल्लियाँ देना बंद कर। तेरे इस चोंचों से तेरे बच्चों का पेट नहीं भरने वाला। जब से तू इस घर में आई है तो मनहूसियत पूरे घर में छा गई है। मेरा बेटा बंटी, जो कभी जंगल का सबसे शक्तिशाली पक्षी था, आज हड्डियों का ढांचा बन गया है, सिर्फ तेरे कारण, इन मनहूस बच्चों का पेट पालने के लिए। माँ जी, ऐसा ना कहें, बच्चे तो मासूम होते हैं। और माँ जी, इन सब में मेरा क्या कसूर है? मैं तो खुद कई दिनों से सिर्फ पानी पीकर ही गुजारा कर रही हूँ। कसूर तेरी किस्मत का है। देखो जरा, रात आधी गुजर गई है और मेरा बेटा अभी तक किसी खतरे में भटक रहा होगा। सुन ले, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तुझे जीने नहीं दूंगी। तभी बंटी चिड़ा थका हारा घर लौट आता है। कोमल, माँ, मुझे माफ कर देना, मैंने पूरा जंगल छान मारा। चीलों से छुपकर मैं दूर दूर जंगल तक गया, पर कहीं भी मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिला। जंगल में सूखा पड़ा है, कहीं से कोई दाना तक नहीं मिल रहा। बंटी जी, आप आ गए हैं, यही बहुत है। ऊपर वाला सब ठीक कर देगा, आप आराम करें, आपके पंख घायल हो चुके हैं। आराम? ये आराम का समय है?
फिर बंटी चिड़िया अपने घोंसले में सो जाता है और कोमल चिड़िया अपने पति के पंखों पर मरहम लगाती है। अगली सुबह हो जाती है। बंटी सुबह सवेरे ही दाने की खोज में निकल जाता है। कोमल चिड़िया अपने बच्चों को लिए बाहर बैठी हुई थी। तभी बिजली कवि मीठे फलों की टोकरी लिए वहाँ आती है। अरे कोमल बहन, अभी तक यहीं बैठी हो? मैं यहाँ से घर जा रही थी तो बच्चों के रोने की आवाज सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। देखो कैसे इन मासूम बच्चों के चेहरे पीले पड़ गए हैं। ऐसा कहते हुए बिजली कवि एक मीठा फल उन बच्चों के सामने रखती है। ये लो बबलू और मीना, ये मीठा फल खा लो। तभी चिड़िया की सास भी वहाँ आ जाती है। अरे बिजली, तेरे पास इतना फल कहाँ से आया? पूरे जंगल में तो सूखा पड़ा है, पक्षी मर रहे हैं भूख से, और तेरे पास ये फलों से भरी हुई टोकरी। माँ जी, मेरे जैसा दिमाग हो तो सब कुछ मिलता है। मैंने सुना है आपका बेटा बंटी पूरी रात भटकता रहा है, पर इसे खाने को कुछ नहीं मिला। सच तो ये है कि वो मेहनत तो करता है लेकिन किस्मत का मारा है। बिजली बहन, आपका फल देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं जानती हूँ कि बगैर किसी मकसद के आप किसी के पास नहीं जाती। तौबा तौबा कोमल, तुम मुझे इतना गलत समझती हो। मैं तो सिर्फ मदद करने के लिए आई थी। मैं तो तुम्हें बताने आई थी कि नदी के उस पार काला महल है, जिसकी मालकिन एक बहुत बड़ी और दयादिल चील है। इसे अपने अंडों की निगरानी के लिए एक नौकरानी की जरूरत है। बदले में वो उसे इतना अनाज और सोना देगी कि आने वाली 7 नस्लें शाही जिंदगी गुजारेंगी। नहीं बिजली, सब जानते हैं जो पक्षी भी नदी के उस पार काले महल में गया है वो कभी वापस नहीं आया। मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो ठीक है चिड़िया, मत जाओ। अपने सामने इन बच्चों को मरते हुए देखो। जरा देखो अपने बच्चों को, भूख के कारण कैसे कमजोर हो गए हैं। कल को ये मर गए तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। माँ वही होती है जो अपनी संतान के लिए अपनी जान खतरे में डाल दे, वो नहीं जो इनका तमाशा देखे। हाँ कोमल, बिजली ठीक कह रही है। तू तो बहुत बड़ी नेक बनती थी, अब अपने बच्चों की जिंदगी के लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकती। बंटी को मैं संभाल लूंगी, तू बस जा और अनाज लेकर आ जा। अगर तू ना गई तो मैं समझूंगी कि तू इन बच्चों की सगी माँ नहीं है बल्कि इनकी दुश्मन है। कोमल चिड़िया अपने बच्चों की तरफ देखती है जो भूख से नाडाल होकर जमीन पर पड़े थे। वो रोते हुए कहती है, क्या क्या वो वाकई ही हमें अनाज देगी? क्या मेरे बच्चे पेट भरकर खाना खाकर सो सकेंगे? हाँ हाँ चिड़िया बहन, बस रात की ही तो बात है। तुम रात में जाओगी, अंडों का पहरा दोगी और सुबह होते ही अनाज का ढेर लेकर घर वापस आ जाया करोगी। चिड़िया बहन, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं खुद तुम्हें वहाँ छोड़ कर आऊंगी। कोमल चिड़िया अपने बच्चों के पास जाती है। मेरे जिगर के टुकड़ों, मुझे माफ कर देना। तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही, बल्कि तुम्हारी जिंदगी लेने जा रही है। अगर मैं लौट कर ना आई तो याद रखना, तुम्हारी हर सांस में मेरी ममता की खुशबू होगी। तभी बुलबुल वहाँ आ जाती है। कोमल, ये तुम क्या करने जा रही हो? बिजली की बातों में मत आओ। क्या तुम पागल हो गई हो? इस कपी का एतबार करना बहुत मुश्किल है। बुलबुल, मैं सब जानती हूँ। मेरा दिल भी कह रहा है कि ये रास्ता मौत का है, लेकिन जरा देखो, मेरे बच्चे भूख से दम तोड़ रहे हैं। अगर मैं यहाँ बैठी रही तो आज रात ये मर जाएंगे। ऊपर वाला सब ठीक करेगा। हो सकता है मैं इनके लिए भोजन ले आऊँ। अगर मुझे मौत मिलती है तो मिल जाए, लेकिन मेरे बच्चों को जीवन जरूर मिलेगा। फिर कोमल चिड़िया बिजली कवि के साथ वहाँ से चली जाती है। बिजली कवि चिड़िया को एक काली गुफा में ले जाती है। आ गई बिजली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अरे वाह वाह, ये तो बहुत नरम मांस है। जो मैं कभी ना कर पाई, तुमने वो कर दिखाया। ऐसे चिड़िया का मांस ही तो मैं खाना चाहती थी। बिजली बहन, ये सब क्या कह रही है चील? अरे ओ पागल चिड़िया, ममता ने तुझे अंधा कर दिया था। अब तू इस चील की कैदी है और मैं तेरे घर पर राज करूंगी।
धोखा। बिजली, तुम इतनी गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मेरे बच्चों का कौन सहारा होगा और कौन उन्हें दाना देगा। चील आगे बढ़ती है और कोमल चिड़िया को एक पिंजरे में कैद कर लेती है और बिजली कवि को बदले में ढेर सारा भोजन देती है। बिजली खुश होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर बुलबुल कबूतर और तोते के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। वो काली कवि बहुत बुरी है, जरूर चिड़िया खतरे में होगी। हम सब दोस्तों को मिलकर चिड़िया की मदद करनी होगी। ऐसा कहते हुए वो तीनों दोस्त चिड़िया की मदद के लिए वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया, मुझे उल्लू वैद ने कहा है कि अगर मैं पीले रंग की चिड़िया का सूप पीऊंगी तो हमेशा जवान रहूंगी। आज तेरा आखिरी दिन है, याद कर ले जिसको भी करना है। कोमल चिड़िया तो रो रही थी। जैसे ही चील उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है तो उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं। कबूतर, तोता और बुलबुल तीनों मिलकर चील पर हमला करते हैं और हमले में चील घायल हो जाती है। डर के मारे वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप समय पर ना आते तो मैं शायद अपने बच्चों को कभी ना देख पाती। चिड़िया बहन, गुफा में ढेर सारा भोजन है, लेकर चलते हैं। दूसरी ओर बिजली कवि और बादल कव्वा मिलकर चिड़िया के घर पर कब्जा कर लेते हैं। वो बच्चों को और सावित्री को रस्सियों से बांध देते हैं। कवि, तू बहुत बुरी है। तेरी बातों में आकर मैंने अपनी बहू को मौत के मुंह में भेज दिया। तभी कोमल चिड़िया और उसके सभी दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं। वो कव्वों पर हमला करते हैं और उन्हें घायल करके वहाँ से भगा देते हैं। बच्चों, ये लो भोजन। देखो, आपकी माँ आपके लिए दाना लाई है। बबलू और मीना अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होते हैं। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा। दोस्तों, माँ की कदर करें इससे पहले कि वो खाक का हिस्सा बन जाए।